नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। ये दुनिया इतनी तेज़ रफ्तार है कि रोज़ाना कुछ न कुछ होता रहता है, सवाल बड़े पैदा होते हैं, बहस की गुंजाइश देते हैं, विमर्श की गुंजाइश देते हैं और चाहते हैं कि उनका कोई वाजिब जवाब मिले। जब इन वाजिब जवाब के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो वैसे लोगों की तलाश शुरू होती है, जिनकी गहरी समझ हो, जो तर्कों के आधार पर एक जवाब तलाशते हैं और आपको जवाब देते हैं और जिनकी अपनी सूझबूझ ऐसी है कि वो आपको कन्विंस कर पाते हैं। और देश में जब आप ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं, ऐसे नामों पर विचार करते हैं, तो जो नाम सबसे आगे आपको दिखता है वो आचार्य प्रशांत का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार। सबसे पहले तो ओलंपिक्स। हम्म। हिंदुस्तान कहता है कि हम खेलों में दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। हम्म। इस बार हमें 6 पदक मिले, हम्म। गोल्ड नहीं। हम्म। टोक्यो में हमें गोल्ड भी मिला, और 7 7 पदक। पदक भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल हम पिछली बार 48वें पोजीशन पर थे, बिल्कुल इस बार 71वें पर चले गए। बिल्कुल। ये खेलों को लेकर के बार बार हम कुछ करेंगे लेकिन कुछ ना कर पाने का जो दर्द है, हाँ, और फिर वो लगता है कि हम तो वो बहुत दर्द रेस ही में नहीं पीछे है। हैं। लगभग 2 हफ्ते तक दिल सा टूटता रहता है रोज रोज पूरे हिंदुस्तान का। हमारी संस्था के भीतर भी युवा लोग हैं, इस पर बड़ा विमर्श रहता है। पदक की उम्मीद रहती है और पदक तालिका पर नज़र रहती है और बड़ा बुरा सा लगता है। और इस बार तो और जो घटना हुई है विनेश फोगट वाली, हम्म। वो और ज़्यादा दर्द को थोड़ा बढ़ाई गई। तो बातें कर रहे थे तो उसमें से एक मॉडल निकल करके आया कि ओलंपिक्स में जो हमारा बार बार का हार्ट ब्रेक है ये क्या है। तो वो मॉडल था 4C। ये क्या है? 4C मॉडल कि 4C हैं जो ओलंपिक्स में हमारी दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। तो पहला है कैपिटल। उसके बारे में कुछ आंकड़े ये हैं कि चीन का जो बजट है सरकारी सिर्फ अभी, वो है $3.2 बिलियन का, $3.2 बिलियन। और भारत का है $415 मिलियन का। तो लगभग 8 गुने का फर्क तो सरकारी ही निवेश में हो गया। 8 गुने का। और आबादी दोनों देशों की बराबर है और निवेश 8 गुने का। तो ये तो सरकारी था मामला। जब हम आते हैं आम आदमी पर और प्राइवेट इंडस्ट्री पर, तो चीन की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो लगभग $750 बिलियन की हो चुकी है। इसकी तुलना में बताइए भारत की कितनी बड़ी होगी? $2 बिलियन। 750 बनाम 2 बिलियन। बनाम 2। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम है। वो कैपिटल से बनते हैं ना, महंगा सौदा है। बताइए उसकी तुलना में भारत में कितने होंगे? 1,000। और कोड़ में खाज वाली बात ये कि जो भारत में 1,000 हैं वो अधिकांशतः मल्टीपर्पज नहीं है, मल्टी स्पोर्ट नहीं है। हाँ, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम है क्रिकेट हमारे, वाले। वो क्रिकेट वाले हैं, जिनका क्रिकेट के अलावा बस 1 2 4 खेलों के लिए कुछ उपयोग हो सकता है। और चीन जो बनाता है, जैसे उन्होंने वो बर्ड्स नेस्ट तैयार करा था मल्टीपर्पस। वो ओलंपिक्स के लिए, वो उसमें 50-50 आप खेल खेल सकते हो। लेकिन ये जो आंकड़े में अंतर है यही ऐसा है कि दिमाग सन्न हो जा रहा है। 1,70,000 बनाम 1,000, 170 गुने का अंतर तो यहीं पर आ जाता है। तो ये तो कैपिटल वाली बात हो गई। दूसरा जो सी है वो है कल्चर। कल्चर कैसे है? शुरुआत करते हैं महिलाओं की प्रतिभागिता से। अगर 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है ओलंपिक्स, तो उसमें से 50 नंबर तो होते हैं महिलाओं की सहभागिता के। इस बार जो ओलंपिक हुए हैं वो पहले ऐसे ओलंपिक हैं जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन 50% पहुंच गया है। वो बढ़ता जा रहा था लगातार। 2% से शुरू हुआ था, जब से ओलंपिक शुरू हुए तो 2% शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते 50 पर अब आ गया, जो कि उसका एक स्वाभाविक और जस्टिफाइड, वैध आंकड़ा होना भी चाहिए। दुनिया में 50% महिलाएं हैं तो अब 50% पदक और प्रतिभागिता महिलाओं की। अगर महिलाओं के खेलने
पर सांस्कृतिक रोक टोक है, परंपरागत वर्जना है, तो वो जो 50% पदक महिलाओं को लाने हैं वो आप कहाँ से ले आ लोगे? हम्म, अमेरिका के आधे से ज्यादा पदक उनकी महिलाएं लेकर आती हैं, हम्म, आधे से ज्यादा पदक। और अगर अमेरिका रूस से ऊपर रहता था और भूतपूर्व सोवियत संघ से भी ऊपर रह लेता था, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान अमेरिका की महिलाओं का था। वो इतने पदक लाती थी कि उनका कोई मुकाबला नहीं था। अगर भारत में महिलाओं को हम प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं बाहर निकल, प्रोत्साहित करना तो बहुत दूर की बात है, हम उन पर वर्जनाएं लगा रहे हैं। हम घर की बेटी को कहाँ तैयार कर रहे होते हैं कि तू खेलेगी, या उसके खेलने में कहाँ हम निवेश करना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम वहां अटक जाते हैं। तो ये कल्चर का पहला पक्ष हुआ कि महिलाओं की प्रतिभागिता। दूसरा पक्ष मुझे लगता है कि धार्मिक कारणों से, परंपरागत कारणों से हम में समर्पण का भाव बहुत ज्यादा आ गया है। हम झुक बहुत जल्दी जाते हैं, जो अपने आप में कुछ अच्छी बात भी हो सकती है। उससे जीवन में द्वंद्व कम रहता है। आप थोड़ा नरम हो जाते हो, उदार हो जाते हो, दूसरों को रास्ता दे देते हो, जिंदगी थोड़ा आसान हो जाती है शायद। और भारतीय लोग इस बात के लिए दुनिया में थोड़े विख्यात भी हैं कि लड़ते भिड़ते कम हैं। लेकिन ये तो कमजोरी हो गई ना, खेलों में कमजोरी हो हाँ, गई। आप में फाइटिंग इंस्टिंक्ट नहीं ये है, फाइटिंग इंस्टिंक्ट नहीं आप है, हर कीमत पर आगे निकलना चाहते हैं। तो हाँ, तो हमारी संस्कृति में ये तत्व बहुत ज्यादा हो गया है। आप देखो पदक भी कौन लेकर के आता है, इस बार भी कौन लेकर के आया है? आप सारे पदकों को गिनोगे, आप हॉकी को लो, उसमें पंजाब और हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो खूब रहता है। ये भारत के वो क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ हद तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिनमें समर्पण की संस्कृति कम है और संघर्ष की संस्कृति ज्यादा है। क्योंकि पुराने समय से ये तो सीमांत इलाके हैं ना, तो इन पर आचार्य जी कह रहे हैं, अमन सहरावत हरियाणा, मनु भाकर हरियाणा, हॉकी टीम आप कहें कि पंजाब हरियाणा, तो जो 7 मेडल हमारे पास हैं, विनेश फोगट, नीरज चोपड़ा, तो ये चीजें तो हैं। हाँ, और ये इस बार की बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है। ये आप देखेंगे कि कुल जो भारत के पदक, उस मिट्टी में वो है, उस मिट्टी में जूझने का जज्बा है। और जो बाकी हमारा देश रहा है उसमें ये खूबसूरती बिल्कुल हम मान सकते हैं कि हम नरम दिल होते हैं और अकड़ते नहीं और अड़ते नहीं, वो सब ठीक है, पर उससे खेल में फिर पदक नहीं आएगा। और हम कई बार बोल दिया करते हैं कि साहब हम वहां संघर्ष करने, जीतने ही थोड़ी जा रहे हैं अनिवार्य रूप से। हमारे यहाँ पर उच्च पदों से ये कहा जाता रहा है पिछले 50 साल से कि साहब हम तो जा रहे हैं विद द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन। ये एक तरह का यूफेमिज्म है अपनी नाकामी को छुपाने का, कि आप वहां जा रहे हो, बड़ी भारी कंटिजेंट लेके जा रहे हो और लेके आप कुछ नहीं आ पा रहे। और ये पिछले 70 सालों से चल रहा है। तो हर बार फिर हम क्या बोल देते हैं कि साहब हम कोई जीतने हारने थोड़ी गए थे, जीतना हारना तो बच्चों की बात है, हम तो विश्व बंधुत्व में अपनी प्रतिभागिता दर्शाने गए थे। ये बड़ी गड़बड़ बात है, ये बड़ी गड़बड़ बात है कि आप वहां जाएं, मेडल टैली में आपका कहीं नाम नहीं, चीन आपके बराबर आबादी का है, आप चीन से आगे निकल गए हो सबसे ज्यादा देश में, अब आप आबादी के, उसके बाद भी आपकी ये स्थिति है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज उसमें आप कह सकते हो कि जो हम देह को लेकर के भाव रखते हैं ना, अभी भी सांस्कृतिक कारणों से भारत में देह को हम थोड़ा सा, क्या बोलूं, यदि संवेदना के साथ समझ पाए तो हम देह को कुछ अछूत सी चीज मानते हैं कि गंदी बात है, गंदी बात है, इसको छुपा कर रखो। अब छुपा कर रखोगे तो अगर देह बेडौल है, भद्दी है, तो वो पता भी नहीं चलेगा। और कई बार कपड़े बहुत बड़े लंबे चौड़े पहनना, जैसे अब लंबा चौड़ा कुर्ता हो गया, लबादा डाल लिया, या लबादा हो गया, ये जैसे हमारी साड़ी है, ये एक तरह का तरीका बन जाता है अपने बेडौल शरीर को छुपाने का। या जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में चलता पठानी, उसमें तो और नहीं पता चलता कि आप कितने मोटे हो गए हो। तो देह हमारी सुडौल रहे, इस पर हमने बहुत कम ध्यान दिया है। हमने देह को तो कह दिया ये तो नश्वर चीज है, मिट्टी हो जानी है। और कोई अगर देह की ज्यादा बात करे तो कह देंगे इसमें देह भाव बहुत है, पापी है, नरक में सड़ेगा। और उसको फिर हम और जोर देने के लिए कह देते हैं ना हम देहास्मी, मैं देह थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं, देह पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? अब देह पर ध्यान नहीं दोगे तो मेडल थोड़ी ही आएगा। कुपोषण की स्थिति भारत में ये है
अब आप दिल थाम के बैठिएगा, ये आंकड़ा मेरे सामने आता है, बड़ा बुरा लगता है मुझे। जिन लोगों को पूरी तरीके से सुपोषित कहा जा सकता है, कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार के तत्व की कमी नहीं है और वो इस लायक है कि उनको आप हट्टा कट्टा और मजबूत बोल सको, ऐसे लोग भारत में सिर्फ 26% हैं। सिर्फ 26। चीन में ऐसे लोग 84% हैं। क्या बात करते हैं? ये मैं आपको बिल्कुल कोई मनगढ़ंत बात नहीं, आंकड़ा दे रहा हूं और चर्चा के बाद आप उसका स्रोत ले लीजिएगा और दर्शकों तक पहुंचाइएगा भी उस स्रोत को। और जो लोग बुरे तरीके से कुपोषित हैं, उनकी तादाद भारत में 16% है, चीन में बस 2% है। दुनिया का हर छठा आदमी भारत का है कुपोषित। नहीं, मैं दुनिया के 16% नहीं कह रहा, मैं भारत की आबादी का 16% कह रहा हूं। भारत की आबादी का 1/6 सीधे सीधे कुपोषित है। कुपोषित माने ये कि खेलना दौड़ना तो दूर की बात है, वो बैठे बैठे बेहोश होकर गिर सकता है, उसकी इतनी दुर्दशा है। जब देह का हमने ये हाल कर रखा है तो हमें कहां से मेडल मिलेगा? और ऐसा नहीं कि ये जो 90% लोग हैं जिनको हट्टा कट्टा मजबूत नहीं माना जा सकता है, गरीब हैं। भारत की 90% आबादी गरीब नहीं रही, हमने आर्थिक तरक्की करी है। उसके बाद भी 90% लोग जिनके पास हो सकता है पैसा भी हो, फिर भी हम उनको शरीर से ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई मेहनत का मजबूती का काम करने लायक हैं, माने खेलने लायक हैं या श्रम कुछ और करने लायक हैं, क्योंकि देह के प्रति हमारा एटीट्यूड ही थोड़ा सा अवमानना का रहा है। देह को हम बहुत अच्छी बात नहीं मानते। कोई बहुत जाकर के वर्जिश कर रहा हो, जिम में समय बिताता हो, कोर्ट माने स्पोर्ट्स कोर्ट पर समय बिताता हो, तो हम उसको कह देंगे तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये सब हो जाता है। तो कहां से होगा? तो ये दूसरा सी हो गया। पहला सी हमने कहा कैपिटल, निवेश करना पड़ता है भाई, जेब ढीली करनी पड़ती है तब जाकर के कुछ परिणाम आता है। दूसरी चीज हो गई कल्चर। तीसरी चीज जो हो गई वो कल्चर से ही मिलती जुलती है, पर मैं उसको एटीट्यूड दिशा में ज्यादा ले रहा हूं, कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी माने जो चल रहा है वो चलने दो, बदलना नहीं है उसको। जो धार जिस दिशा में बह रही है उसको बहने दो, धार का रुख मोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिस्क लेने को हम बहुत कम तैयार होते हैं, और खेलों का जो क्षेत्र है ना, वो ऐसा है कि उसमें रिस्क तो होता है। आप कह नहीं सकते कि आपने अपने बच्चे को 10 साल ट्रेनिंग में तैयार करा है तो अब वो बड़ा होकर के पदक जीत ही लाएगा या कि लाखों करोड़ों कमा ही लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि अब जैसे क्रिकेट का अगर खेल लें तो उसमें आईपीएल जैसी चीजें आ गई हैं, तो जिनके कारण ये होता है कि आप नेशनल टीम में नहीं भी आए तो कुछ आमदनी आपकी, बढ़िया आमदनी आपकी होती रहती है। लेकिन उस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम और खेलों में मौजूद नहीं है। जरूरी नहीं है कि और देशों में भी वो मौजूद हो, पर वहां रिस्क की एक एक्सेप्टेंस होती है। आदमी कहता है चलो जो होगा आने दो, और खेलना है तो खेलना, खेलने में मौज है। इसका प्रमाण ये है कि ऐसे भी देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से आधी है, जिनकी आबादी भारत की 1/10 या 1/20 है, लेकिन वो भी पदक ले आ ले रहे हैं, हम नहीं ला पा रहे हैं। हम खेल की तरफ जाएं, वहां कुछ भी निश्चित नहीं है। दूसरी ओर अगर सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट नौकरी भी मिल जाए तो वहां बंधी बधाई आमदनी तो आएगी ना, और सरकारी मिल गई तो बंधी बधाई पेंशन भी आएगी बाद में। हम नहीं रहे तो परिवार को पेंशन आ जाएगी बाद में। अच्छा जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, या साउथ कोरिया जैसा देश, उनके पास कैपिटल नहीं है इतना बड़ा, 2.5 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वो टैली में 5 में से 1 रहता है। प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त है उनका। ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ 60 लाख लोगों का देश है, ठीक है। वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर पर्सन देखोगे ना आप, तो उनके लोग कम हैं। इस वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जब आप पर कैपिटा लेते हो कि प्रति व्यक्ति निवेश कितना हुआ, तो वो एक बड़ा आंकड़ा आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया तो जो कर रहा है वो तो मतलब हमारे लिए बिल्कुल विस्मय से देखने की बात है, आंखें फाड़ के। इतना 2 करोड़ 60 लाख कितना होता है, जितनी हमारे एनसीआर की आबादी है। दिल्ली को ले लीजिए और दिल्ली में थोड़ा सा फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद जोड़ दीजिए, वो 2 करोड़ 60 लाख है। और ऐसे 2 करोड़ 60 वाले भारत में 5 हैं। ऐसे 2 करोड़ 60 वाले भारत में 5 शहर हैं। ये बताता है कि कैपिटल का कितना महत्व है, और ऑस्ट्रेलिया के मामले में कल्चर कितनी बड़ी बात है। फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, फाइटिंग इंस्टिंक्ट कितनी जबरदस्त है।
वो जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, मुझे ये कोई, चलिए एक तो दिल टूटता है हमारे मेडल नहीं आते, लेकिन बात सिर्फ मेडल की नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम सही उद्देश्य के लिए संघर्ष करना नहीं जानते तो न हमारा चरित्र निर्माण होगा न राष्ट्र निर्माण होगा। ये राष्ट्र के लिए बड़ी खतरे की बात है कि जो आम भारतीय है वो किसी सार्थक उद्देश्य के लिए संघर्ष करने में कतरा रहा है फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कल्चरल। तो मैं तीसरे सी पर भी बहुत फिर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। बड़ी बहुत जबरदस्त बात है ये। कुछ भी जीवन में अच्छा करना हो तो जूझना तो पड़ता है ना। अगर जूझना हम भूलते जा रहे हैं तो फिर कुछ भी जीवन में अच्छा, ऊंचा, सार्थक, सुंदर हम कैसे करके नहीं हो दिखाएंगे? सकता। नहीं कर दिखाएंगे। तो कैपिटल हो गया, कल्चर हो गया, कॉन्फॉर्मिटी हो गई, और अब हम चौथे सी पर आते हैं। छक्के छुड़ाने वाला चौथा सी। छक्के वाला कौन सा सी? क्रिकेट। क्रिकेट। ये जो क्रिकेट है ये भारत में हमें मानना पड़ेगा बाकी सब खेलों को खाए जा रहा है। हमने ये तो कहा था अभी कि $2 बिलियन ही प्राइवेट इंडस्ट्री है भारत में स्पोर्ट्स की। उस $2 बिलियन में अभी 87% क्रिकेट का है मामला। बाकी खेलों का क्या है? कुछ भी नहीं। हमने ये तो कहा कि चीन में 1,70,000 हैं स्टेडियम, भारत में 1,000 हैं। उस 1,000 में भी जो सबसे अच्छे वेल मैनेज्ड और सब क्रिकेट वाले हैं, वो सब क्रिकेट वाले हैं। तो विश्व में स्पोर्ट्स का जो मैप बनता है, पूरा जो ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप है, उसमें जब भारत की ओर आप देखो तो वहां एक ही चीज दिखाई देती है, आईपीएल। हाँ, आईपीएल हमने ऐसी चीज तैयार कर दी है जिसमें बात कल्चर पैदा कर दिया, जिसमें बात बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रही है। लेकिन चूंकि वहां बात बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रही है तो नतीजा ये निकल रहा है कि बाकी स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। सारा जो कॉर्पोरेट पैसा है जो स्पोर्ट्स की दिशा में जा सकता है वो सिर्फ पूरा का पूरा क्रिकेट में जा रहा है। हालत ये हो जाती है कि अच्छे अच्छे पूर्व खिलाड़ियों को, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के अलावा जो पूर्व खिलाड़ी हैं, हॉकी के हों, एथलेटिक्स के हों, तैराकी, कुछ भी हो सकता है, वो उनको कई बार क्रिकेटर्स की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है ताकि उनके घर का खर्चा निकल सके। और क्रिकेटर्स जब उनको चैरिटी कर देते हैं, कुछ दान अनुदान कर देते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि देखो ये थे फलाना, हॉकी खिलाड़ी थे या पुराने अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे, इन्होंने भारत के लिए कुछ करा था, पदक जीता था पुराने समय में, और अभी ये भुखमरी में जी रहे थे, इन्हें अपना पदक बेचना पड़ रहा था, तो देखो हमने इनको 10 लाख रुपए की सहायता दे दी है। और लोग ताली बजाते हैं कि वाह कितना ये दयालु नेक दिल क्रिकेटर है। क्या नेक दिल क्रिकेटर है? सही बात तो ये है कि जो पैसा उस अच्छे हॉकी खिलाड़ी की ओर जाना चाहिए था, वो सारा का सारा पैसा सिर्फ एक चैनल में बह करके क्रिकेट में जा रहा है। तो क्रिकेट ने भारतीय खेल को पूरे तरीके से सोख लिया है, निचोड़ लिया है। और जब बात आती है स्पोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स की, देखिए कोई भी खेल होता है वो अच्छा तभी होता है ना जब उससे हमारे शरीर को कुछ फायदा आ रहा हो, तन मन दोनों को कुछ लाभ हो रहा हो। तो तन मन को जो लाभ होना होता है उसमें बाकी खेलों की अपेक्षा क्रिकेट बहुत नीचे आता है, बहुत नीचे आता है। आप अब टीम स्पोर्ट है वैसे तो, लेकिन बाकी टीम स्पोर्ट्स की अपेक्षा क्रिकेट में इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। फिजिकल स्पोर्ट है, लेकिन बाकी फिजिकल स्पोर्ट्स की अपेक्षा, अगर क्रिकेट हॉकी को आप देख लें तो फिर वो लेवल ऑफ एनर्जी तो नहीं मैच कर सकते, लेवल ऑफ एनर्जी नहीं मैच कर सकते, लेवल ऑफ फिटनेस की भी उतनी नहीं जरूरत होती है। अब के क्रिकेट खिलाड़ी कुछ फिट होने भी लगे हैं। आप थोड़ा सा 10-20 साल तक भी पीछे चले जाइए तो क्रिकेट में फिटनेस का उतना बड़ा रोल नहीं होता जितना बड़ा टेनिस में होता है या बैडमिंटन में होता है या सॉकर में होता है। तो पूरा भारत अगर क्रिकेट खेल भी रहा है तो उससे हमें उतना शारीरिक लाभ भी नहीं हो रहा जो बाकी खेलों में हो सकता है। तो ये जो 4 सी हैं, कैपिटल, कल्चर, कॉन्फॉर्मिटी, क्रिकेट, जब तक हम इनको लेकर के कुछ उपाय उपचार नहीं करेंगे तब तक हर 4 साल में हमारा दिल टूटता ही रहेगा। ऐसी एक चर्चा मैंने आज से 4 साल पहले भी करी थी, लेकिन तब कम से कम थोड़ी सांत्वना थी। नीरज चोपड़ा स्वर्ण लेकर के आए थे। एक स्वर्ण कोई सांत्वना नहीं होती। तब भी मैंने यही कहा था कि 140 करोड़ का देश और एक स्वर्ण बहुत नाइंसाफी है। लेकिन इस बार तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक स्वर्ण, बड़ा बुरा लगा है। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, 3 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हिंदुस्तान ठीक करने लगा है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है और शूटिंग है।
यह जो कल्चर डेवलप हुआ है उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन है या फिर कुछ ऐसा है जो कि संयोग से चल रहा है? मैं अब इसमें अभिनव बिंद्रा याद है आपको? हम्म, हम्म, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा था मेरे पिताजी के पास पैसा था तो मैं अपनी प्राइवेट शूटिंग रेंज बना पाया, इसलिए लाया हूं मैं स्वर्ण पदक, सरकार के भरोसे नहीं लाया हूं। यही आपने जवाब है मेरा। एक सवाल है, और दुनिया में, हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे गर्म है बांग्लादेश। बांग्लादेश के भीतर जो कुछ भी हुआ और वहाँ के जो हालात हैं उसको आचार्य प्रशांत कैसे देख रहे हैं? दो बातें हैं। हालांकि मैं उस पूरे मुद्दे को और गहराई से अभी स्टडी करने की प्रक्रिया में हूं, उसके बहुत सारे आयाम हैं, पर जितना मैं अभी तक देख पाया हूं मुझे उसमें दो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं जो हम आमतौर पे अखबारों में पढ़ते हैं, वो सबके सामने है ही। उसमें जो मैं इंसाइट्स, अंतर्दृष्टि थोड़ी है, वो आपके सामने रखूंगा। पहला डिसेंशन और दूसरा एक्सट्रीमिज्म, और दोनों मुद्दे बहुत रोचक हैं, भयानक भी हैं, हमें उस पर गहराई से बात करनी चाहिए। दुनिया भर में जनतंत्र की जड़ें हिलती जा रही हैं एकदम, और पता नहीं हम उस पैटर्न को साफ साफ देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। अभी ट्रंप वापस आने वाले हैं शायद, हाँ, कह नहीं सकते, पर लग रहा ऐसा है लग रहा कि है, आ ऐसा लग जाएंगे रहा है। वापस। यही ट्रंप जब पदच्युत हुए थे तो याद है कैपिटल हिल पर कैसा हंगामा हुआ था और लाशें गिरी थी। हम्म, और ये अमेरिका जैसे देश में, जो कि बिल्कुल माना जाता है कि साहब ये तो डेमोक्रेसी झंडाबरदार है। हाँ, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का उपदेश देते फिरते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। और वहां पर ही जब डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत ही एक राष्ट्रपति बदला जा रहा है तो उसने अपने समर्थकों को बुला करके जो हंगामा कराया कि कोई इंतहा नहीं, और उसमें लाशें गिरी हैं। ये हो गई उतनी दूर की बात। अब भारत के बिल्कुल आसपास की बात देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ। और श्रीलंका में जो हुआ था, मैंने बांग्लादेश की कुछ तस्वीरें देखी जो जो जब वहां पे उथल पुथल के आरंभिक दिन थे, अभी की नहीं, उस, और मुझे श्रीलंका की तस्वीरें तुरंत याद आ गई कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके अंदर घुस करके कोई वॉशिंग मशीन उठा रहा है, कोई खरगोश उठा रहा है, कोई कपड़े उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, ये कर रहा है। बिल्कुल यही चीज श्रीलंका में हुई थी ना। हाँ, दोनों में जो जो घोषित मकसद था वो अलग था। बांग्लादेश में शुरुआत ऐसे हुई कि साहब आरक्षण जो है आपने इनको दे रखा है, स्वतंत्रता वालों को, 71 वालों को, उनके परिजनों को, वो आप हटाइए, हमें चाहिए नौकरियां। श्रीलंका में मामला जो था वो रोटी पानी का था कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, कुछ है नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो लोग वहां घुस गए थे। इसी से मिलती जुलती चीज हम पाकिस्तान तक में देख चुके हैं। पाकिस्तान में होगा लोकतंत्र, पर वहां सबसे बड़ी हमेशा आर्मी होती है। अभी कुछ 1 साल पहले वहां आर्मी के अड्डे में जनता घुस गई, तोड़फोड़ करी और सामान उठा करके भाग गई, और ये चलता रहा, काफी लंबे समय तक चला, आर्मी के साथ चला। जहां शूट एंड साइट हो जाए वहां पे चल रहा है ये सब कुछ। ये और देशों में भी हुआ है दुनिया में, और लोकतंत्र जो है वो हिलता जा रहा है। 2 वजह मैं देख पा रहा हूं, मैं आपसे साझा करूंगा। पहला, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, वही अपने आप में फॉल्टी होती है। उदाहरण के लिए अवामी लीग की शेख हसीना है, अब कहने को ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, पर हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ चुनावों में वो क्या कर रही थी और वहां क्या हो रहा था। ठीक है, भारत की मित्र रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके पिता थे वो बांग्लादेश, तो हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 इलेक्शन से वहाँ क्या हो रहा था। हम ये भी जानते हैं कि 2018 से खालिदा जिया अंदर क्यों है। हम ये भी जानते हैं कि आज जिनको बुला के कहा जा रहा है कि साहब आप केयरटेकर हेड बन जाइए, मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक वाले, नोबेल प्राइज, उनको बांग्लादेश छोड़ करके यूरोप क्यों भागना पड़ा। तो डेमोक्रेसी फॉल्टी होती है। आप बन सकते हो प्रीमियर, हेड, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डेमोक्रेटिक तरीके से बन सकते हो। यू कैन सबवर्ट डेमोक्रेसी द डेमोक्रेटिक वे। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही इस्तेमाल कर सकते हो लोकतंत्र को खोखला करने के लिए।
वही हमने बांग्लादेश में होता देखा, तो लोग फिर चिहुक के खड़े हो गए। हम लोगों को दूध का धुला नहीं मान रहे। जब चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कोई देश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जब लोग ये कहते हैं कि हमने जो सरकार चुनी हम ही उसको गिराएंगे सड़क पे आके तोड़फोड़ करके, खून बहा करके, तो लोग क्या ये नहीं मान रहे हैं कि हमने वोट गलत डाला था? तो एक तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो फॉल्टी है, उसमें गड़बड़ियां हैं, लोच है। और दूसरी बात, कितना भी अच्छा लोकतंत्र हो, वोट डालने वाले अगर जागरूक नहीं है तो उल्टा पुल्टा वोट डालेंगे और फिर रोएंगे, पछताएंगे। भारत में आपने तो सब देखा है और मुझसे कहीं बेहतर तरीके से और नजदीक से देखा है। राजीव गांधी हटे हैं, बोफोर्स याद होगा आपको, हम 1989 की बात कर रहे हैं, और उस समय पर मिस्टर क्लीन थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उसके अगले साल ही ये हालत थी कि जनता अगर उनको पा जाए तो ये नहीं कि बस अपमान करेगी, छोड़े नहीं, मार दे। और ये पिछले साल लोगों ने उनको बिल्कुल सर माथे बैठाया था, राजा मांडा, और अगले साल बोल रहे हैं राजा मांडा फूटा भांडा। ये याद आ रहा है आपको ये सब कुछ? आपने पिछले साल जिसको वोट दिया, आप अगले साल क्या कर रहे हो? उसको हटाना चाह रहे हो। तो आपने वोट कैसा दिया था? ये जनता से मेरा सवाल है। एक तो शासक ऐसे होते हैं कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही इस्तेमाल कर देते हैं लोकतंत्र को खोखला करने के लिए, और दूसरी बात ये जनता कैसी होती है जो वोट ऐसा देती है कि इस साल वोट दे रही है और अगले साल कह रही है अरे गड़बड़ हो गई, अब इसको हटाओ, मारो, कुछ करो। इमरजेंसी के तुरंत बाद उसमें कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई थी, याद है आपको? जब 77 के चुनावों की बात कर रहा हूं मैं, इंदिरा जी हार गई, संजय जी हारी ही नहीं थी, दक्षिण से सीटें मिल गई थी कुछ, हाँ उसने बचा लिया, तो कुछ उनके सम्मानजनक आंकड़ा हो गया था, नहीं तो कांग्रेस का बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया था। कितने साल चली विपक्ष की सरकार, और फिर जब इंदिरा गांधी लौट करके आई तो उन्हें सबसे ज्यादा सीटें कहां से मिली? नॉर्थ से। तो हम कैसा वोट देते हैं कि हमें अपना वोट साल में 2 साल में ही पलटना पड़ता है। अब आप अभी हुआ है, अभी वहां जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी हटाया गया है। अब ये सब लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से आसीत हुए थे अपने पदों पर। आपकी बात से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने कहा कि कुछ देशों में लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही लोकतंत्र को खोखला करने की व्यवस्था बनाई, लगभग हर जगह। तो चाहे गोटाबाया राजपक्षे की सरकार हो, चाहे ट्रंप की हो, चाहे शेख हसीना की हो, उसके बाद पुतिन चुनाव तो वहां भी होते हैं, 90% वोट उनको मिल जाते हैं 86% इस बार मिल गए। मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि सत्ता में रहने वाले आदमी ने व्यवस्था अपने मुताबिक लोकतंत्र के नाम पर कर तो ली, लेकिन जनमत उसके पक्ष में नहीं था। जब लोगों को अपना रास्ता निकालने का समय आया तो सड़कों पर आए, बगावत की, और उन्होंने उसको हटा दिया। अभी उसके बाद लेकिन फिर लोग कैसे होते हैं, अब हमें उस मुद्दे पे आना पड़ेगा, क्योंकि नेता और जनता, मैं जहां से देखता हूं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसी जनता होती है वैसा उसको नेता मिलता है, और फिर नेता जनता के ही पीछे पीछे चलता है, और पीछे पीछे चल के वो अपने स्वार्थ सिद्धि करता है। ठीक है, नेता जनता ही एक जैसे ही होते हैं। तो जब नेता गड़बड़ है तो जनता भी गड़बड़ ही होगी, और उसका प्रमाण फिर हमको मिलता है। मैंने कहा पहली बात डिसेंशन, जिसमें हमने जो तख्त पे बैठा हुआ था सब तख्त उछाले जाएंगे, उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको मजबूर कर दिया कि जाओ देश छोड़ के बाहर निकलो। तो ये तो डिसेंशन हो गया। अब दूसरी चीज एक्सट्रीमिज्म, ये काम कौन कर रहा है? तो जनता ही कर रही है ना। आंदोलन की शुरुआत निश्चित रूप से इस उद्देश्य से हुई थी कि भाई घोर अन्याय हो रहा है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और विपक्ष को जेल में डाल दिया है, और सब तरीके से कुव्यवस्था चल रही है। ये सब हुआ था वहां पे। हालांकि तथ्य ये है कि अगर आप सिर्फ आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की करी है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, कुछ मामलों में आर्थिक पैरामीटर्स में हमसे बेहतर होने लग गए थे, कहने लग गए थे कि बांग्लादेश अगला मलेशिया बन जाएगा। तो अब उनको तो भगा दिया, लेकिन जनता तो जनता है, जनता कोई दूध की धुली नहीं है। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो ऑर्गेनाइज्ड पावर थी सरकार की वो तो चली गई, अब एक वैक्यूम है,
उस वैक्यूम को किसने भरा है? जमाते इस्लामी जैसे लोगों ने, या जैसे बीएनपी है जिनका रुख ही भारत विरोधी रहा है, इन लोगों ने भरा है। और शुरुआत हुई है सरकार का विरोध करने से, और वो जब वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक लॉलेसनेस क्रिएट हो गई कि अब कोई एजेंसी तो है नहीं ना जो ऊपर से बैठ करके सबको कानून बताएगी और सबको जरा काबू में, नियंत्रण में रखे। तो उस एलिमेंट ने जगह ले ली, तो वो एलिमेंट उभर के आ गया। अब जो वहां सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स उभर के आ गई वो कौन सी है? एक्सट्रीमिस्ट। और ये एक्सट्रीमिस्ट सब क्या कर रहे हैं कि जो पूरा केओस फैला हुआ है उसका फायदा उठा करके ये वहां जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन पर सब पर आक्रमण कर रहे हैं, जिसमें विशेषतया हिंदू आते हैं। अब इससे ये जो चीज है बहुत देखने लायक है, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में 91 में हम पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट पाते हैं, खाड़ी युद्ध। और जो 9/11 हुआ था अमेरिका, ठीक 10 साल बाद उसके, वो हम दूसरा पाते हैं। उसके बाद फिर अफगान युद्ध हुआ, खाड़ी में तो चलते ही रहा, इराक में हम 2 बार आक्रमण करा गया। ये सब इस्लामिज्म और इस्लामिज्म की प्रतिक्रिया में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म दुनिया भर में बहुत बड़ा है। और दोनों एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से फीड कर रहे हैं। और दोनों ये कहते हैं कि हम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दूसरा बढ़ रहा है। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया दुनिया के अलग हिस्सों में निश्चित रूप से हमको दिखाई सुनाई देगी। जाहिर है भारत में ही दिखाई दे रही है। बांग्लादेश से जो ज्यादती की खबरें आ रही हैं उनसे भारत में बहुत उथल पुथल है, और ये बात जायज है। आप वहां पर देख रहे हो कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ठीक वैसे जैसे भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो हमको बुरा लगता है, हम आवाज उठाते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो आवाज उठानी जायज है, उठानी चाहिए और लोगों को उठानी चाहिए, लेकिन आती नहीं, कम आती है। लेकिन ये देखिए कि वो आवाज जहां से आनी चाहिए वहां से आ रही हो ना आ रही हो, ज्यादा कहां से एम्पलीफाई हो रही है। ठीक वैसे जैसे जो वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट ने उठा लिया, उसी तरह से भारत में अगर सही जगह से बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज नहीं आ रही है तो उसका फायदा भारतीय एक्सट्रीमिस्ट उठा रहे हैं। फेक न्यूज का बाजार कितना गर्म है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। कहीं की खबर, कहीं का वीडियो दिखाया जा रहा है कि ये देखो, ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो गया। अब जो हुआ है वो तो हुआ है, पर जो दिखाया जा रहा है, वो जो हुआ है वो उससे कई गुना दिखाया जा रहा है। उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जो पूरा साइकिल है एक्शन रिएक्शन का, ये और सघन होता जाएगा। बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में जो ज्यादतियां हो रही हैं जल्दी से जल्दी वहां की केयरटेकर सरकार रोके। नहीं तो त्रिपुरा, असम, बंगाल, बर्मा, म्यांमार, इनमें जबरदस्त तरीके से ये उथल पुथल फैलेगी। जैसे उबल करके होता है ना, बाहर आ जाता है मामला। और अगर बंगाल में डिस्टरबेंस होगा तो बाकी भारत भी अछूता नहीं रह जाएगा। तो दुनिया के सामने ये दो इस वक्त बहुत बड़े खतरे हैं। क्योंकि आप बहुत ज़रूरी सवाल पर आए हैं। अभी कुछ चर्चाओं में मैंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान के भीतर जो हमारी एक मुस्लिम आबादी है वो 20-22 करोड़ के आसपास की है। 18 करोड़ का बांग्लादेश है, 22-23 करोड़ का पाकिस्तान है। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश से पाकिस्तान तक के 60-65 करोड़ की आबादी रहती है। और ये आप कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जाहिर है कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म जितना भी बढ़ जाएगा वो इस्लाम का मुकाबला उस लिहाज से नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ कट्टरवादिता ज्यादा है, बाकी हिस्सों में है। तो फर्ज कर लेते हैं कि कोई बगदादी किस्म का सरफिरा पैदा होता है और वो कहता है कि मैं ढाका से लेकर के और लाहौर तक तो चलूंगा, तो फिर स्थितियां तो और विस्फोटक हो सकती हैं। विस्फोटक हो सकती है, लेकिन देखिए एक सभ्य लोकतांत्रिक देश के पास उससे डील करने के लिए ऑफिशियल, फॉर्मल, औपचारिक व्यवस्थाएं होती हैं ना। हमारे पास पुलिस किस लिए है, हमारे पास लोकतंत्र किस लिए है और सेना किस लिए है? उनका मुकाबला हम उससे करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि बांग्लादेश में सड़कों पर जो हो रहा है हम भारत में उसका मुकाबला सड़कों पे करना शुरू कर दें। अगर हम
सड़क पर उतर आए तो वो एनार्की कहलाती है। हमें बांग्लादेश नहीं बनना है, हाँ। हमें पाकिस्तान नहीं हाँ। बनना है। भारत को सबसे पहले तो ये बात एकदम अपने आप को साफ कर देनी चाहिए, ये हमारे रोल मॉडल नहीं है भाई। हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं बनना है। मैं धार्मिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं कि वो इस्लामिक देश हैं। कल्चरली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली उनकी क्या यूनिवर्सिटीज हैं, उनके क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर ली है, उन्होंने क्या कल्चरल प्रोग्रेस कर ली है, उनकी मूवीज अच्छी होती हैं, उनके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, वहाँ इनोवेशन ज़्यादा होता है। हम किस दृष्टि से कहें कि हमें इनका अनुसरण करना है? हमें, अगर हम बहुत प्रतिक्रिया करेंगे ना, देखिए प्रतिक्रिया करने में खतरा होता है। जिसके खिलाफ प्रतिक्रिया करते हो वैसे ही बन जाते हो, वैसे ही बन जाते हो। किसी ने अंग्रेजी में बहुत अच्छे तरीके से बोला, ट्रबल विथ फाइटिंग डेमन्स इज दैट यू एंड अप बिकमिंग अ डेमन। तो हमें ये करना है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। जो कुछ वहां हो रहा है, भारत का बांग्लादेश में बहुत प्रभाव है। हमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी आंदोलनकारियों की, छात्रों की प्रमुख मांगे थीं, वो लगभग पूरी हो गई हैं। तो अब कोई वजह नहीं है कि सड़कों पर दंगा फसाद होता रहे। इतना ही नहीं है कि बस सरकार गिर गई है और जो अध्यक्ष थीं वो बाहर निकल गई हैं। जो और इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कोर्ट हो गया या और बड़े बड़े सरकारी महकमे हो गए, इनके जो हेड्स हैं उन्होंने भी, सबने रिजाइन कर दिया है। स्टूडेंट्स ने जा करके सबको नीचे उतार दिया है। तो अब इस आंदोलन को थमना चाहिए, कोई वजह नहीं है। अब नहीं थमा तो ये सिर्फ और सिर्फ उपद्रव बनेगा, और ज़्यादा उपद्रव तो हो ही रहा है। तो भारत को उसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि वहाँ जो हो रहा है हम भी वही करेंगे, ये नहीं।